हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 1। और पिछली क्लास में हमने आपको इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके सामने रखे थे, जहां पर हमने आपको विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में आपको बताया था कि जो हमारे क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, वो जो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बने रहते हैं, उन पे हमने चर्चा करी थी। आज वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एनसीईआरटी का टॉपिक 1.5, जो कि है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि हमने जब आपको क्रिस्टल जालक के बारे में आपको बताया था, तो वहां हमने आपको परिभाषा दी थी कि कोई भी जो क्रिस्टल ठोस होता है वो जिन अवयवी कणों से मिलकर के बना होता है, उन अवयवी कणों, वो जो हमारे अवयवी कण हैं, वह क्रिस्टल के अंदर जिस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं, जिस प्रकार से फैले हुए रहते हैं, यदि उनको बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जाए और उन बिंदु रूपों को यदि किसी सीधी रेखा से हम मिलाएं, तो जो एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है उसे हम कहते थे क्रिस्टल जालक। और वहां पर मुख्य बात यह थी कि हम क्या करते थे, अवयवी कणों को, हमने कहा था अवयवी कण क्या हो सकते हैं, क्योंकि अवयवी कणों से ही क्रिस्टल जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका निर्माण हो रहा है। तो जो अवयवी कण हैं वो हमने कहा था परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और इनको हम बिंदु रूप में प्रदर्शित करते थे। जो हमने पिछली क्लास में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बताई थी, डिफरेंट टाइप्स के जो आपको सेल्स बताए थे, जिसमें हमारे होती थी आद्य एकक कोशिका, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते थे। इसके अलावा हमारे होते थे केंद्रीय एकक कोशिका होती थी, सेंटर्ड यूनिट सेल। उसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। एक हमारा था अंतः केंद्रित कोशिका, दूसरी हमारी थी फलक केंद्रित कोशिका और तीसरी थी हमारी अंत्य केंद्रित कोशिका। तो ये जो हमने 4 टाइप्स के आपको वहां पर बताए थे, उनमें हमने आपको ये बात कही थी, जो अवयवी कण जो होते हैं उनको हम क्या करते थे, बिंदु रूप में प्रदर्शित करते थे। और उन बिंदु रूपों को यदि आपस में मिला लेते थे तो जो एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता था उसी को हम क्रिस्टल जालक कहते थे। अब ये बात आती है कि एक यूनिट सेल यदि हम लें, वह यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका कितने अवयवी कणों को, और मान लेते हैं वो अवयवी कण क्या है, आप उसे अणु ले सकते हैं या परमाणु ले सकते हैं, तो वो कितने अणु या परमाणु से मिलकर के बनी होती है। तो सबसे पहले यहां पर हम कैटेगरी में ले रहे हैं, जो पहली हमारी कोशिका होती थी जिसे हम कहते थे आद्य एकक कोशिका। तो पहली हमारी होती थी आद्य एकक कोशिका। अब आद्य एकक कोशिका को समझिए, जिसे हम प्रिमिटिव्स यूनिट सेल कहते थे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल आद्य एकक कोशिका का यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो किस प्रकार से बनाते थे, आपको ध्यान हो, हम इस प्रकार से बनाते थे। और हमने आपको कहा था इसके किनारों पर जो अवयवी कण हैं, वो चाहे अणु हो अथवा वो परमाणु हो, उनको हम बिंदु रूप में प्रदर्शित करते थे, यानी कि इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे, ऐसे। अब हम यहां पर यही बात कर रहे हैं कि कोई हमारे पास ये कोशिका है, कोई यूनिट सेल है जो कि हम आद्य एकक कोशिका ले रहे हैं, ये कितने अणुओं से या कितने परमाणुओं से या कितने अवयवी कणों से मिलकर के बनी है। क्योंकि अवयवी कण हमने कहा कुछ भी हो सकता है, परमाणु, अणु या आयन। तो आप कहेंगे कि सर यहां तो स्पष्ट है, ये जो आद्य कोशिका है ये बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अवयवी कणों से मिलकर के बनी है, या 8 अणुओं से मिलकर के बनी है, या 8 परमाणुओं से मिलकर के बनी है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो पर हम कहेंगे कि ये ऐसा नहीं है, ये 8 अवयवी कणों से मिलकर के नहीं बनी होती। क्यों नहीं बनी होती, सबसे पहले फिर से हम चलते हैं कि हमने ठोस क्या कहा था। हमने कहा था ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें जो हमारे अणु होते हैं या परमाणु होते हैं या अवयवी कण होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे के समीप होते हैं, एक दूसरे के अत्यंत पास होते हैं।
अत्यंत पास का अर्थ है कि अणुओं और परमाणुओं का जो साइज होता है उसकी तुलना में उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है। यदि अणु इतना बड़ा होगा तो उसके बीच की दूरी इतनी सी होगी, पर यहां पर हम जो अणु या अवयवी कण हैं उनको तो छोटा छोटा दर्शा रहे हैं, और यहां पर हम उनके बीच की दूरी को तो काफी ज्यादा दिखा रहे हैं। तो क्या यह ठोस का निर्माण करेगा? तो हम कहेंगे नहीं, इस प्रकार से ठोस का निर्माण नहीं होगा। तो आखिर हम इनको इस प्रकार से क्यों प्रदर्शित करते हैं? जो अवयवी कण होते हैं या अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि हमें त्रिविमीय संरचना आसानी से समझ में आ जाए। और यह जो हम कॉर्नर्स पे, कोनों पे ये बिंदु रूप से अवयवी कणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, यह वास्तव में उन अवयवी कणों के केंद्रों को प्रदर्शित किया जाता है। तो एक लाइन में आपको यह बात समझनी है कि यह जो हमने आद्य एकक कोष्टिका को में जो 8 हमने यहां पर अवयवी कण प्रदर्शित कर रहे हैं, ये 8 अवयवी कण के केवल केंद्र हैं, ये पूर्ण रूप से अवयवी कण नहीं है। तो आखिर अवयवी कण कैसे होंगे? तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। ये जो अवयवी कण होते हैं, मान लो मैं एक अवयवी कण की बात करूं, तो अवयवी कण का यदि केंद्र ये है और ये यदि ठोस है तो ये किस प्रकार से होना चाहिए? ये इस प्रकार से होगा, ऐसे करके ये अवयवी कण होगा। ये दूसरा अवयवी कण यहां पर है तो ये किस प्रकार से होगा? ये भी इस प्रकार से होगा। ये वाला अवयवी कण कैसे होगा? ये भी इस प्रकार से होगा। ये वाला अवयवी कण भी इस प्रकार से होगा। ये अवयवी कण भी इस प्रकार से होगा। ये वाला अवयवी कण भी इस प्रकार से होगा। यह अवयवी कण भी इस प्रकार से होगा। तो ये अवयवी कण ऐसे रहते हैं। ये वाला अवयवी कण भी इस प्रकार से होगा। तो ये केवल अवयवी कणों के केंद्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, कोई भी अवयवी कण इस जो हमारा यह है, हमने आद्य एकक कोष्टिका बनाई है, इसके भीतर तो पूरा का पूरा सम्मिलित ही नहीं है। तो अब कहें कि हम एक कोष्टिका में कितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अब हम इसको समझते हैं। तो हमने आपको बताया था कोई भी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें केवल एक यूनिट सेल तो होता नहीं है। जो हमारी ये यूनिट सेल होते हैं, एकक कोष्टिकाएं होती हैं, इनकी त्रिविमीय फैलाव यानी कि तीनों दिशाओं में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों दिशाओं में जब यह फैलता है तो फिर यह क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। तो क्रिस्टल जालक में किसी एक यूनिट सेल से कितने यूनिट सेल जुड़े हुए रहते हैं, टच करे हुए रहते हैं, पहले इसे समझते हैं। तो हम यहां पर वो डायग्राम बनाते हैं। हम सबसे पहले यहां पर रचना बना रहे हैं। ये हम एक यूनिट सेल से कितने यूनिट सेल जुड़े हुए रहते हैं उसको प्रदर्शित करना चाह रहे हैं यहां डायग्राम से। डायग्राम किस प्रकार से बनाना है देखिए, आप इसको भी देखते रहिए क्योंकि ये आपके काफी काम आने वाला है। एग्जाम्स में, परीक्षाओं में आपको इस प्रकार के त्रिविमीय डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये इस तरीके से। अब थोड़ा सा मैं इनको अलग उससे बना रहा हूं। ये हमने एक त्रिविमीय संरचना बना दी। अब ये जो त्रिविमीय संरचना बनाई है, इस त्रिविमीय संरचना में आप देखिए कितनी कोष्ठिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, एकक कोष्ठिकाएं। तो ये हमने बनाई है, एक कोष्ठिका ये है, इसके बगल में दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ऐसे ही नीचे चले जाएं तो एक ये वाली है, एक पीछे वाली है 2, एक फिर आगे वाली है 3 और एक उसके पीछे वाली है 4।
यानी कि 4 नीचे बनी है और 4 ऊपर बनी हुई है। ये हमने एक तल बना रखा है। इस तल के ऊपर की ओर कितनी कोष्ठिकाएं हैं? आद्ध एकक कोष्ठिकाएं। हमने कहा 4 हैं, 1 2 3 4। कौन कौन सी? ये पहली है, ये मान लेते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इसको हम एक और तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम इसको एक आद्ध कोशिका को शेडेड कर लेते हैं। तो हमने ये शेडेड कर ली, ये हमारी एक कोष्ठिका है। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे ये वाली क्या होगी? दूसरी। ठीक ऐसी क्या होगी? ये वाली इसके पीछे तीसरी, आगे वाली क्या होगी? चौथी। तो 4 ऊपर है, 4 नीचे हैं। तो यदि 4 ऊपर 4 नीचे हैं तो इसका अर्थ यह है कि कोई भी एक जो कोष्ठिका होती है उसके कॉर्नर को, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्नर को, किनारे को कितनी कोष्ठिकाएं टच करती है? 8 टच करती हैं। यहां पर आप किसी का भी ले लीजिए, मान लेते हैं इस वाली कोष्ठिका की यदि बात करूं मैं, इस वाली कोष्ठिका के यहां की बात कर लेते हैं। इस बिंदु की यदि मैं बात करूं तो इस बिंदु को कितनी कोष्ठिकाएं स्पर्श करेगी? ये वाली हमारा, ये नीचे वाला 1, ये वाली नीचे वाली 1, ऊपर वाली, तीसरी पीछे वाली, चौथी ये वाली, पांचवी ये, छठवीं ये, सातवीं ये और 8वीं इसके पीछे वाली। इसका अर्थ है एक आद्ध कोशिका को के एक किनारे को, किनारे के एक बिंदु को 8 कोशिकाएं स्पर्श करती है। तो इसको भी 8 करेंगे, इसको भी 8 करेंगे, इसको भी 8, 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 इसको भी 8। यानी कि आद्ध कोशिका के यदि कितने हैं? 8 किनारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किनारे हैं। तो प्रत्येक किनारों को कितनी कोशिकाएं स्पर्श करेगी? एक ये स्वयं होगी और बाकी कितनी होगी? 7 और स्पर्श करेंगी। तो अब हम इतनी चर्चा यहां क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए ये बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक आद्ध कोशिका के किनारे को कितनी कोष्ठिका को कितनी कोष्ठिकाएं स्पर्श करेगी, यह हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि किनारे पर क्या स्थित है? हमने कहा एक अवयवी कण, अवयवी कण स्थित है। तो यदि यह अवयवी कण का केवल केंद्र है और हम कहें कि यह समान रूप से सारी कोष्ठिकाओं से स्पर्श करता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसका 1/8वां भाग ही केवल एक कोष्ठिका में निहित होता है। कौन सा भाग? 1/8वां भाग। क्योंकि ये इस प्रकार का गोला है और इस गोले को शेयर कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि यहां पर मैंने मान लेते एक बॉल रख दी, एक बड़ी सी बॉल रख देते हैं। यहां पर एक ये सेंटर पॉइंट था, यहां पर एक मैंने इतनी बड़ी बॉल रख दी। अब इस बॉल को क्या होगा? यदि ये बॉल है, फुटबॉल जैसी है, तो इसका 1/8वां भाग इस कोष्ठिका को मिलेगा, पहली वाली को। 1/8वां भाग पीछे वाली कोष्ठिका को, 1/8वां भाग इसको, 1/8वां भाग इसको। इसका अर्थ है कि ये जो बॉल थी, इस बॉल की जो नीचे का आधा पोर्शन था, ये वाला आधा पोर्शन था, इस आधे पोर्शन में 2 हिस्से तो इस वाले हिस्से में बढ़ गए कि इधर कितने बढ़ गए? 2 हिस्से। इधर भी कितने हिस्से बढ़ गए? 2। अब आधा ऊपर रह गया तो ऊपर वाले में भी क्या होगा? 2 हिस्से यहां बटेंगे और 2 हिस्से यहां। यही तो 8 कोष्ठिकाएं स्पर्श कर रही हैं। तो यदि यहां पर निष्कर्ष निकालें, मुझे लगता है इतनी बात से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो निष्कर्ष निकालें तो कहने का अर्थ यह है, कोई भी अवयवी कण जो कि किनारे पर स्थित होता है, किसी आद्ध कोष्ठिका के किनारों पर स्थित होता है, उसका केवल 1/8वां भाग ही कोष्ठिका के भीतर निहित रहता है। बाकी जो हिस्सा होता है 7/8वां भाग, वह क्या होगा? अन्य कोष्ठिकाओं में क्या होता है? सम्मिलित होता है या उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि किसी भी आद्ध कोष्ठिका, आद्ध या एकक आद्ध कोष्ठिका लिख लेते हैं, आद्ध एकक कोष्ठिका के किनारे पर स्थित अवयवी कण का केवल कितना हिस्सा? 1/8वां भाग ही उस आद्ध कोष्ठिका में, आद्ध
एकक कोष्ठिका में सम्मिलित होता है, सम्मिलित होता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि आद्य कोष्ठिका में एक अवयवी कण का केवल कोने पर स्थित एक अवयवी कण का कौन सा हिस्सा, केवल 1/8वां भाग। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब आप बता सकते हो कि इस आद्य कोष्ठिका के भीतर कितने अवयवी कण होंगे, अवयवी कण टोटल कितने होंगे। अब निकालते हैं यहां पर, तो लिखते हैं एक आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, इसी को तो हमने कैलकुलेट करना था बराबर। अब देखिए कि कितने कोने हैं इसमें, आखिर इसमें कोनों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने। तो हम लिखेंगे कणों की संख्या बराबर कोनों की संख्या, कोनों की संख्या गुणा 1/8। टोटल कितने कोने? 8 कोने। एक कोने में कितने अवयवी कण हैं? 1/8। तो उसका हम टोटल गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए कोनों की संख्या कितनी थी? 8 गुणा 1 कोने का में जो अवयवी कण है उसका कितना हिस्सा अंदर है? 1/8वां। तो कट जाएगा, यानी क्या क्या 1। तो एक आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की जो संख्या होगी वो होगा एक अवयवी कण। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो काफी आसान है। यदि आपको यह बात समझ में आ गई है कि जो आद्य एकक कोष्ठिका होती है, यहां पर गोले छोटे बड़े बन गए हैं, तो आप समझ लेना कि जितने भी अवयवी कण होते हैं ये समान साइज के होते हैं, समान आकार के होते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे जो अवयवी कण हैं एक दूसरे से टच करे हुए हैं, मिले हुए हैं, और तो इनका केवल एक कोने के जो आद्य कोशिका में जो हिस्सा होगा वो 1/8वां होगा। तो इस प्रकार से इसे हम कैलकुलेट करेंगे। आप चाहे फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे आगे के जो हमारे दो होंगी, एक हमारा होता है जो सेंटर्ड जो यूनिट सेल्स होते हैं, यानी कि जो केंद्रीय आद्य कोशिका होती है, और एक होती है फलक आद्य कोशिका। उन दोनों पर भी हम इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। तो अभी हमने यह समझा कि किसी आद्य एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की कितनी संख्या होती है, और आपने देखा वो निकल के आई 1। यदि आपको यह समझ में आ गया तो अब आगे की चीजें आपको बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगला हम देखते हैं, जो अगली प्रकार की हमारी कोष्ठिका होती है वो सेकंड नंबर की, वो है अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। और ये कैसी होती है आपको ध्यान हो तो इसको हमने इस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार से हमने इसका निर्माण किया था। जी, और इसमें आप जानते हैं कोनों पर तो हमारे अवयवी कण अणु या परमाणु या आयन स्थिति होते हैं। साथ ही हमने कहा था कि और अंतः केंद्रित में क्या खास बात थी कि एक अवयवी कण इसके सेंटर में स्थित होता है, बिल्कुल केंद्र पे स्थित होता है। तो अब हमें बताना है कि अंतः केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल अवयवी कणों की या परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो काफी आसान है निकालना। आप जानते हैं यदि इस बीच वाले को यदि अभी मैं छोड़ दूं तो किनारा जो है वो बिल्कुल जैसे हमने आद्य एकक कोष्ठिका बनाई थी ठीक उसी तरीके से है, और उसमें कितनी निकल के आई थी? 1 निकल के आई थी। तो यदि वही हम यहां पर कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कोनों पर उपस्थित, कोनों पर उपस्थित क्या है हमारे अवयवी कण बराबर हो जाएंगे 8। टोटल अवयवी कण कितना है? 8 गुणा 1 अवयवी कण का भाग। और एक अवयवी कण का भाग कितना होता है? 8 गुणा 1 का भाग कितना होता है? 1/8। तो टोटल कितना हो गया? 1 अवयवी कण।
तो किनारों के हिसाब से देखें तो इसमें एक अवयवी कण है, और आप देख रहे हो सेंटर में, बिल्कुल केंद्र में इसके क्या होता है, एक अवयवी कण और उपस्थित रहता है। और यह जो केंद्र पे अवयवी कण होगा, इसका पूरा का पूरा भाग इसी कोष्ठिका के भीतर ही स्थित होगा। वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, उसका कोई हिस्सा किसी बगल वाले के भीतर नहीं जाएगा। इसलिए हम कहेंगे जो केंद्र पर उपस्थित है, यहां पर लिख लेते हैं, केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण बराबर कितना है, एक, अतः अंतः केंद्रित आद्य कोष्ठिका में कुल अवयवी कण। तो कुल कण कितने हो जाएंगे, यहां पर हमने देखा कि किनारों के हिसाब से चलें तो एक अवयवी कण बन रहा है, और सेंटर के हिसाब से चलें तो एक एक्स्ट्रा है सेंटर में, तो कुल अवयवी कण क्या हो जाएंगे, 1 + 1 यानी कि कितने हो गए, 2। तो टोटल कणों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो काफी आसान है, यदि आप पीछे का समझ गए, आधे का कोष्ठिका समझ गए, तो यह काफी आसान होगा आपके लिए। अब अगला हम तीसरे टाइप्स की देखते हैं, जिसको कि हम कहते हैं हमारी फलक केंद्रित एक कोष्ठिका। कौन सी हमने कही, फलक केंद्रित आद्य एकक कोष्ठिका, और इसको इंग्लिश में कहते थे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, लिख देते हैं सीधे यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसका डायग्राम बनाएं तो किस प्रकार से बनाएंगे, ये हमने फलक केंद्रित आद्य कोष्ठिका का डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। ये अब आप जानते हैं इसमें कहां कहां कोष्ठिकाएं अवयवी कण स्थित होते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। तो ये 8 तो रहते ही हैं आद्य। अब फलक केंद्रित का क्या अर्थ होता है, फलक केंद्रित का अर्थ होता है कि इसके ये जो हमारे पृष्ठ हैं, इस प्रत्येक पृष्ठ पर एक एक हम कह सकते हैं अवयवी कण और स्थित होता है। कहां कहां पर, एक यहां पर स्थित होगा, एक यहां पर स्थित होगा, सारे पृष्ठों में एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक जो हमारी तरफ वाला फेस है एक यहां पर स्थित होगा, और एक पीछे वाले फेस की तरफ स्थित होगा। तो यह हमारे फलक केंद्रित आद्य कोष्ठिका है। अब यहां पर एक बात समझने की है, क्योंकि ये यहां पर स्थित है, जो कोष्ठिका है, ये जो हमारा जो फेस है, ये वाला फलक जो है, उसके यहां पर स्थित है जो हमारी अवयवी कण है। तो इस फलक पर स्थित अवयवी कण का आधा हिस्सा इसके बगल वाला, जो हम इससे जो स्पर्श करता हुआ दूसरी कोष्ठिका होगी उसके भीतर स्थित होगा, और आधा हिस्सा इसके भीतर स्थित होगा। ठीक ऐसे ही ऊपर की ओर भी होगा, यानी कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि इसी के बगल में यदि एक और बना दिया जाए, जैसे हम यहां पर बनाए, ये हमने बना दिया, ये इस प्रकार से बना दिया, ऐसे ही हम इसको और आगे बढ़ा दें तो ये हमने 2 बना दिए। देखिए अब इस पे हमने कहा फलक केंद्रित में क्या है, इस फलक की बात कर रहे हैं, हमने कहा यहां पर क्या है, एक अवयवी कण स्थित है। तो इसका अर्थ है इस अवयवी कण का आधा हिस्सा 1/2 भाग यहां पर स्थित होगा, और इसका आधा हिस्सा 1/2 भाग यहां पर स्थित होगा। बिल्कुल वही है, फुटबॉल को आपने बीच में रख दिया और उसके अगल बगल में क्या कर दिए, 2 घन उससे चिपका दिए, तो फुटबॉल का आधा हिस्सा एक घन के अंदर चले जाएगा, आधा हिस्सा दूसरे घन के अंदर चले जाएगा। तो यदि ये बात आपको समझ में आ रही है, तो अब आप फलक केंद्रित आद्य एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कितनी होगी यह समझिए। तो हम लिखेंगे कोनों पर स्थित, जैसा हमने यहां पर निकाला था, कोनों पर स्थित अवयवी कण। कोनों पर स्थित अवयवी कण कितने होंगे, आप जानते हैं टोटल कोनों की संख्या
कोनों की संख्या मल्टीप्लाई 1/8। तो कोनों की संख्या कितनी है? 8 गुणा, और एक होने के कारण जो अवयवी कण हमको मिल रहा है वो कितना है? 1/8वां हिस्सा, तो 1/8। तो ये क्या कितना आ गया? एक अवयवी कण, एक अवयवी कण कह सकते हैं। इसका अर्थ है कोनों पर, इन कोनों के कारण जो अवयवी कण है वो तो एक है, ये तो आधा एकक कोष्टिका में हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारे इसके कितने फेस हैं, कितने फलक हैं। तो जैसे आप जिस कमरे में होंगे उसके फलक देखना, आप देख रहे होंगे 4 तो दीवारें हो गई, तो वो फलक हो गई, एक जमीन हो गई, एक छत हो गई, तो टोटल कितने फलक हो गए? ठीक वही तो यहां पर है, तो टोटल 6 फलक हो गए। तो लिखेंगे फलकों पर स्थित अवयवी कण बराबर फलकों की संख्या गुणा एक फलक के कारण कितना मिल रहा है? हमने कहा केवल आधा मिल रहा है, आधा इधर आधा दूसरे में चले जाता है, तो 1/2। तो फलकों की संख्या कितनी है? आप जानते हैं 6, और गुणा 1/2, तो टोटल कितनी आ गई? यहां पर कितने आ गए? 3। तो फलकों पर स्थित जो अवयवी कण होंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे? हम कहेंगे 3 अवयवी कण होंगे, 3 अवयवी कण। तो लिखेंगे अतः कुल अवयवी कण बराबर कितने हो जाएंगे? एक तो कोनों के कारण है, और 3 कहां के कारण है? फलकों के कारण है, तो टोटल कितने होंगे? 4। तो फलक केंद्रित आद्य कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की या कुल अणुओं की संख्या या कुल परमाणुओं की संख्या या कुल आयनों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। प्यारे बच्चों, इसे ढंग से समझिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके जो हम कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये चीज आसान लगती है, लेकिन जैसे ही आप अगले चैप्टर में शिफ्ट होंगे, 2-3 टॉपिक्स आगे जाएंगे, आप देखेंगे आप इसे भूल जाएंगे। तो इसलिए इसे अच्छे से समझिए कि फलक का अर्थ कितना है और फलक कितने हैं, और एक फलक से कितना अवयवी कण आद्य एकक कोष्टिका में योगदान देता है। आधा देता है, हमने आपको बताया। और कोनों पर जो अवयवी कण स्थित होते हैं वो कितना हिस्सा योगदान करते हैं उस एकक कोष्टिका को हमने बताया 1/8 है। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए अच्छे से, तो वहां आपको इस चीज की फिर काफी हेल्प मिलेगी। तो मुझे लगता है ये चीज काफी आसान थी, कोई कठिन चीज नहीं थी इसमें। अब आप इनको एक बार नोट कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कुछ एक्सरसाइज में बीच में जो कुछ प्रश्न दिए हुए थे उन प्रश्नों को हम यहां पे हल करने वाले हैं। तो आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने यह समझा कि यदि किसी आद्य एकक कोष्टिका या फिर हम कह सकते हैं अंतः केंद्रित कोष्टिका या फिर हम कह सकते हैं फलक केंद्रित कोष्टिका में यदि आपको अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं, हमने पीछे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करा था, जिसमें हमने कहा था कि वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा आणविक ठोस था, आयनिक ठोस था, धात्विक ठोस था, और चौथा जो हमारा था वो नेटवर्क ठोस था। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं, उन्हीं को हम यहां करने वाले हैं, उनको हम कहते हैं पाठ्य निहित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 1.6, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। और ठोस कौन कौन से दे रखे हैं? संवर्गों मतलब किस टाइप का है ये क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक है, आणविक है, धात्विक है या नेटवर्क ठोस है, इनमें बताना है। कौन कौन से दे दिए हमें? पोटेशियम सल्फेट, टिन बेंजीन, ये एक पहला है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा हो गया टिन, तीसरा बेंजीन, चौथा देखें यूरिया अमोनिया जल, यूरिया अमोनिया जल, आगे दे दिया है जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रूबिडिनियम, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, रूबिडिनियम, रूबिडियम, ऑर्गन सिलिकॉन कार्बाइड,
रुबिडियम, और ये है अगला है आर्गन, आर्गन और सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, 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 सिलिकॉन कार्बाइड, ये हमारे को दे रखे हैं। और अब आपको इनको आणविक, जो हमारे डिफरेंट टाइप के 4 प्रकार के हमारे क्रिस्टलीय ठोस थे, उनकी कैटेगरी में इन्हें व्यक्त करना है। तो कैसे कैसे होंगे? सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट, आप जानते हैं फार्मूला तो इसका भी लिख लेते हैं, K2SO4 होता है। और पोटेशियम सल्फेट किस प्रकार का आणविक ठोस है हमें ये बताना है, किस प्रकार का ठोस है ये बताना है। तो ये सामान्यतः ये होता है हमारा एक आयन से निर्माण होता है इसका, क्योंकि ये के भी एक क्या होता है, आयन होता है, और सल्फेट भी क्या होता है, आयन होता है। ये दोनों आपस में मिल करके तब क्या करते हैं, K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। तो सीधे सीधे ये हमारा क्या है, आयनिक ठोस, इस प्रकार से। दूसरा टिन, टिन आप जानते हैं SN से रिप्रेजेंट करते हैं, और टिन जो हमारा होता है एक धातु है, तो सीधे सीधे ये क्या होगा, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। अगला है बेंजीन, C6H6, ये हमारा अणु होता है बेंजीन का, इसलिए इसे हम कहते हैं आणविक ठोस, आणविक ठोस। अगला है यूरिया, NH2CONH2, ये इसका सूत्र होता है, और यूरिया भी क्या है, एक अणु ही है, इसलिए इसे भी कहेंगे आणविक ठोस, आणविक ठोस। अगला चले अमोनिया, अमोनिया NH3 होता है, और अमोनिया भी क्या है, एक अणु ही है, तो इसलिए भी क्या होगा, आणविक ठोस। अमोनिया भी एक आणविक ठोस ही होता है। अगला देखिए जल, जल हमारा है H2O, और यह भी क्या है, आणविक ठोस, आणविक ठोस। इन सबको हमने एग्जाम्पल रूप में जब आपको ये बताए थे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण किया था, उनमें इन सब की चर्चा हमने करी भी थी। अगला आता है जिंक सल्फाइड, यानी कि ZNS, जिंक सल्फाइड, और यह हमारा क्या होता है, देखिए जिंक क्या हो गया, धातु, ये S क्या हो गया, सल्फर क्या हो गया, अधातु, ये दोनों मिलकर के जिंक सल्फाइड बना रहे हैं, तो ये आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस। अगला आता है हमारा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप जानते हैं ये हमारा कार्बन को, जो कार्बन होता है उसी की अलग प्रकार की श्रृंखला से ये उत्पन्न होता है, जो ग्रेफाइट होता है। और जो हमने बताया था वहां पर 3 पे चर्चा करी थी, एक हमने कहा था हीरा, एक कहा था ग्रेफाइट, एक कहा था सिलिकॉन कार्बाइड। ये तीनों के तीनों नेटवर्क ठोस होते हैं। कौन से ठोस, नेटवर्क ठोस। संकेतांक इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये कार्बन के से ही इसका क्या होता है, निर्माण होता है, कार्बन की ही श्रृंखला बनती है। और वहां हमने बताया था ग्रेफाइट जो होता है वो नेटवर्क ठोस का एक अपवाद होता है, क्योंकि नेटवर्क ठोस जितने भी होते हैं वो हमारे वो काफी कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। तो ये इस बारे में हमने चर्चा की थी। खास साथ में हमने कहा था नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो आपको ध्यान हो। रुबिडियम, रुबिडियम होता है Rb, और यह हमारा क्या एक धातु ही है, यानी कि हो गया धात्विक ठोस। अगला है ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि Ar, और आपको ध्यान हो ऑर्गन को हमने कहा था ऑर्गन, हीलियम, ये दोनों के दोनों हमारे लेते थे हमने आणविक ठोस के कैटेगरी में। ये हमारा होता है आणविक ठोस, आणविक ठोस। अगला आता है सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC, और जो हमारे सिलिकॉन कार्बाइड है, जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, नेटवर्क ठोस होते हैं, नेटवर्क ठोस। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब हम यहां पर आगे चलें, और उससे पहले ये देखिए जो आणविक ठोस थे, हमने आणविक ठोसों को भी 4 भागों में विभाजित किया था, 3 भागों में विभाजित किया था। एक हमारा होता था ध्रुवी, दूसरा होता था अध्रुवी, और तीसरा हमारा होता था हाइड्रोजन आबंध। तो यदि कोई आपको यही आणविक ठोस दे दे और इनको कहे कि ध्रुवी, अध्रुवी तथा हाइड्रोजन आबंध के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो हमने कहा था हाइड्रोजन आबंध वो होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ उच्च वैद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, वो मिलकर के अणु का निर्माण कर रहे हैं। और वो कौन कौन से थे, हमने कहा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ यहां पर आप देखिए, ये हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो ये
कौन सी बना रहे हैं? ये बनाते हैं हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस बनेंगे ये। और ये जो हमारा होता है, जैसे C6H6 दे लें, एक आणविक ठोस ये वाला है हमारे पास है, तो ये वाला जो हमारा आणविक ठोस होता है ये हमारा होता है अध्रुवी। अध्रुवी, इसमें कोई ध्रुवता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से ये आर्गन भी हमारा क्या होता है? अध्रुवी। अध्रुवी आणविक ठोस होता है। और ये जो NH2CONH2 है, यह हमारा कैसा होता है? ध्रुवी आणविक ठोस। तो यदि आपसे आणविक ठोसों में भी कैटेगराइज पूछा जाता तो आप उसको इस तरीके से बता सकते थे। तो मुझे लगता है ये प्रश्न तो पूरा हो गया। अब आगे के देखें। अगला है प्रश्न संख्या 1.7। इसके अनुसार ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो देखिए, इसने कोई ठोस दे दिया। प्रश्न लिख लेते हैं, ये हमारा 1.7 है। एक तो इन्होंने क्या कहा? ये अत्यधिक ठोस है। जो ए है उसके क्या क्या गुण हैं? अत्यधिक ठोस। और ठोस और द्रव अवस्था में दोनों क्या है? विद्युत रोधी। और तीसरा इसने क्या दे दिया कि अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यानी कि उच्च गलनांक या अत्यंत उच्च गलनांक। तो अब देखते हैं ये किस प्रकार का ठोस है। आपको ध्यान हो, जब हमने 4 प्रकार की कैटेगरी करी थी तो पहला था आणविक ठोस। आणविक ठोसों की खास बात क्या होती थी कि उनका जो गलनांक होता था वो क्या होता था? निम्न होता था। हमेशा वो रूम टेम्परेचर में या रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही जो हमारे आणविक ठोस होते थे वो द्रव अवस्था में आ जाते थे। तो ये तो अत्यंत उच्च गलनांक है। इसका अर्थ है कि यह वो तो होगा नहीं, क्योंकि यहां संभावना इसलिए बन रही थी क्योंकि विद्युत रोधी जो आणविक ठोस होते हैं वो सारे के सारे विद्युत रोधी होते हैं। तो विद्युत रोधी देख करके हो सकता है आपके दिमाग में यह आ जाए कि हो सकता है ये आणविक ठोस हो, लेकिन उन सब वो सारे के सारे एक तो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और दूसरे उनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। तो इन दोनों गुणों के कारण आणविक ठोस तो नहीं है। सेकेंड कैटेगरी में हम चलते हैं, आयनिक ठोसों में। अब आयनिक ठोसों में इसने क्या कहा कि यह ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में क्या होता है? हम विद्युत रोधी है। जबकि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है, तो ये आयनिक ठोस भी नहीं हो सकता। सेकंड बात भी खत्म हो गई। तीसरा आ गया धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये धात्विक ठोस भी नहीं हो सकता। तब चौथा हमारा आता है नेटवर्क ठोस। जो नेटवर्क ठोस जो होता है उसमें ये सब गुण होते हैं, वो विद्युत रोधी भी होते हैं ठोस या द्रव अवस्था में। सेकंड बात, उनका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, धातुओं से भी ज्यादा होता है। और तीसरा, वो क्या होते हैं? सबसे अधिक मजबूत होते हैं, सबसे अधिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो यानी कि ये कौन सा होगा? ये हमारा होगा ए नेटवर्क ठोस होगा। ए नेटवर्क ठोस होगा, इस प्रकार से हम इसे कहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1.8। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहे हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में उनके भीतर कोई भी मुक्त आवेश नहीं होता। भाई विद्युत को प्रवाहित होने के लिए तो मुक्त आवेश चाहिए ना। अगर मुक्त आवेश ही नहीं है, ठोस अवस्था में होता ही नहीं है आयनिक ठोस में मुक्त आवेश, तो विद्युत को प्रवाहित करेंगे ही नहीं। इसलिए ठोस अवस्था में वो क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही आयनिक ठोसों को किसी द्रव में घोला जाता है, जैसे विलयन बनाया जाता है, द्रव अवस्था में आते हैं, तुरंत उनके जो आयन होते हैं, क्योंकि उनका निर्माण ही आयनों से होता है, एक धन आयन एक ऋण आयन, तो ठोस अवस्था में तो वो दोनों आयन जुड़े हुए रहते हैं, तो मुक्तावेश नहीं होता, तो हम कह सकते हैं विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन जैसे किसी उसको द्रव अवस्था में लाते हैं, उनके जो आयन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो गए तो इसका मतलब आवेश उत्पन्न हो गया। तो विद्युत को प्रवाहित होने के लिए तो केवल आवेश चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये इसका कारण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1.9। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघात वर्ध्य और तन्य होते हैं? तो 3 गुण बताए इसने 1.9 में। विद्युत चालक, आघात वर्ध्य और तन्य। क्या क्या अर्थ हुआ? विद्युत चालक मतलब विद्युत के चालक, उनके भीतर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो। आघात वर्धनी का अर्थ होता है इन पर यदि चोट मारे तो ये बिखर न जाए, टूट न जाए। और तीसरा है तन्य, यानी कि इनको खींच खींच करके
यदि पतले पतले तारों में परिवर्तित भी कर लिया जाए तो फिर ये टूटते नहीं है, ये तन्यता का इनका गुण होता है। तो ये कौन से होते हैं? ये तीनों गुण हमारे पाए जाते हैं धात्विक ठोसों में। कौन से होंगे? धात्विक ठोस। तो मुझे लगता है ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारा पिछला टॉपिक था क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, उससे संबंधित जो बीच के प्रश्न थे वो भी हमारे यहाँ पर पूर्ण हो गए। आप चाहे तो इन्हें नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे। अब हम देखते हैं कि बुक्स में इसी चैप्टर में जो इससे आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं वो किस प्रकार से हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है 1.10 एनसीईआरटी के प्रश्न है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो पहला प्रश्न है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो जालक बिंदु का अर्थ होता है, क्या कहा इसने? जालक बिंदु। जालक बिंदु का अर्थ होता है कि किसी क्रिस्टल जालक में जिन स्थानों पर हमारे अवयवी कण उपस्थित होते हैं उन स्थानों को हम जालक स्थल या जालक बिंदु कहते हैं। तो मेरे ख्याल से एक लाइन की परिभाषा है कि आप जानते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें क्रिस्टलीय जालकों का निर्माण होता है कि त्रिविमीय संरचना से। तो त्रिविमीय संरचना में अवयवी कणों को जिन स्थानों पर बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जाता है उन स्थानों को जालक स्थल या उन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखें, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर्स के नाम लिखिए। तो एकक कोष्ठिका 1.11 एकक कोष्ठिका के पैरामीटर हमने कौन कौन से बताए थे? एक बताए थे आपको अक्षीय दूरी बताई थी, तो पहली हमने बताई थी अक्षीय दूरी, और सेकंड आपको बताया था अक्षीय कोण। अक्षीय दूरी कौन कौन सी होती है? ए बी सी। अक्षीय कोण कौन से होते हैं? अल्फा बीटा गामा। डायग्राम से बनाएं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा कोई हो गया एकक आद्य कोष्ठिका हो गया। हमने कहा इस बिंदु से इधर की ओर की यहां तक की जो लंबाई होती है वो ए दूरी होती है, यहां से यहां तक की दूरी बी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? सी। ए के ठीक सामने का कोण क्या होता है? अल्फा। बी के ठीक सामने का ये वाला कोण क्या होता है? बीटा। और सी के ठीक सामने का कोण ये वाला क्या होता है? गामा। और यही हमारे क्या होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। और बाकी परिभाषा आपको मैंने बीच में लिखाई रखी थी कि किसी भी आद्य एकक कोष्ठिका में दो कोरों के बीच की जो किसी अक्ष के अनुदिश हो उस दूरी को हम क्या कहते हैं? उसकी अक्षीय दूरी कहते हैं। और ये तीन होती है हमारी ए बी सी। तो एक हमने कहा था ये एक्स अक्ष की तरफ है, ये हमारी क्या है? वाई अक्ष की तरफ है, और ये हमारी किसकी तरफ थी? जेड अक्ष की तरफ थी। दो कोनों के बीच की दूरी यहाँ यहाँ कोना, यहाँ कोना, यहाँ से यहाँ का कोना। और इनके सामने के जो कोण है अक्षीय कोण है, या दो कोरों के बीच के स्थित जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षीय कोण कहते हैं। इसलिए हमारे क्या होते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका के पैरामीटर हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में विभेद कीजिए षटकोणी और एक नताक्ष एकक कोष्ठिका। तो किस किस में कहा है इसने? प्रश्न हमें दिया है ये 1.12 का फर्स्ट पार्ट है षटकोणी और दूसरा है एक नताक्ष। तो हमने कहा था तीन चीजों पे चर्चा करते हैं हम, एक तो ए बी सी और तीसरा हम करते हैं अल्फा बीटा गामा में। तो षटकोणी हमने बताया था किस प्रकार से होता है षटकोणी, यहां पे बना रहे हैं। हमने कहा ये एक षटकोण आप बना लीजिए, ये इस प्रकार से ये षटकोण होता है। तो हमने कहा था ये जो भुजाएं होती है यहां से लेके यहां तक की भुजा मान लेते हैं, ये ए, यहां से लेके यहां तक की भुजा ये हमारी होती है बी, और ये वाली जो भुजा होती है बड़ी वाली ये क्या होती है? सी। तो इसके सामने का कोण ये 90 डिग्री होता है, इस ए के सामने का कोण ये वाला भी 90 डिग्री होता है, और सी के सामने का कोण यानी कि ये वाला जो कोण होता है वो कितना होता है? 120 होता है। हमने थ्योरी में आपको ये बातें बताई थी। तो आप देख रहे होंगे कि ए बी
तो आपस में बराबर है, लेकिन सी आपस में बराबर नहीं है। तो क्या लिखा था हमने षटकोणीय में, क्या होगा, a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सी के बराबर नहीं है, पहली बात। और कोणों की बात करें तो ए के सामने का कोण अल्फा, बी के सामने का कोण बीटा, दोनों अल्फा बीटा तो क्या है 90 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन जो गामा होगा वो कितने के बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, षटकोणीय। अब आ जाइए एक नताक्ष में। हमने कहा था एक नताक्ष में जितने भी इससे पहले हमने बताए थे उनमें हमने कहा था आगे का जो वर्ड होता था वह बताता था अक्षीय दूरियों के बीच के संबंध को। अब एक नताक्ष में हमने कहा था कोई ऐसा वर्ड नहीं है। इसका अर्थ है कि इसमें a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग है। सेकेंड हमने कहा था जब लंबाक्ष आए तो समझ जाना कोण 90 डिग्री है, लेकिन यह लंबाक्ष नहीं है, ये कह रहा है एक नताक्ष है। अब एक नताक्ष है तो हम क्या कहेंगे, यानी कि जो अल्फा होगा, अल्फा इज इक्वल टू, और इसमें हम क्या ले लेते थे गामा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। लेकिन जो बीटा है न तो वो 90 के बराबर है और न ही वो 120 के बराबर है। तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है एक नताक्ष में। अगला देखें, सेकंड कहता है फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित एक कोष्टिका। तो अगला अंतर हमें क्या बताना है सेकंड पार्ट में, फलक केंद्रित और अंत्य अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित केंद्रित। तो फलक केंद्रित क्या होती है, हमने आपको बताया था इस प्रकार से यदि कोशिका हम बना लें, एक कोष्टिका बना लें जिसमें कि कहां हो अणु, ये कोनों पर तो उपस्थिति हो, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, ये 8 अणु तो यहां स्थित हैं और फलकों पर भी है। ये फलक के ठीक बीच में, इस अपोजिट फलक के बीच में, ऊपर वाली फलक के बीच में, नीचे वाली फलक के बीच में, आगे वाली फलक के बीच में और पीछे वाली फलक के बीच में। तो ये हमारी क्या होती है, फलक केंद्रित अर्ध एकक कोष्ठिका, पहली बार। अब दूसरे का देखें, दूसरे का बनाए अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित में क्या होता है, अंत्य केंद्रित में ये हमने कोष्ठिका बना ली, इसमें कोनों पर तो होंगे ही, जैसे हमने बताया था इस पे कोनों पर तो होंगे ही, यहां पर तो उपस्थित है ही हमारे जो अवयवी कण है। साथ ही किसी भी दो फलक, सब फलकों में नहीं, किन्हीं ही दो जो फलक हैं जिनके जोड़े हैं आमने सामने के, उनमें से किसी में भी हो सकते हैं। मान लो इन दोनों में भी हो सकते हैं, यदि इन दोनों को न लें तो हो सकता है ऊपर नीचे वाले में हो जाए। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो उसे कहते हैं अंत्य केंद्रित अर्ध एकक कोष्ठिका। अगला है 1.13, तो इसे भी यहीं पर कर लेते हैं हम, 1.13, 1.12 था। इसका आंसर स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के कोने और अंत केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका में सहभाजित होता है। तो जो कोने पर होता है, कोने पर जो स्थित है उसका कौन सा भाग होता है, 1/8वां भाग। इस पर भी हमने चर्चा करी। और सेकंड कहता है अंतः केंद्र पर उपस्थित, तो अंतः केंद्र पर होगा, अंतः केंद्र पर उपस्थित होगा तो इसका पूरा एक जो होगा पूर्ण भाग, एक यानी कि पूरा भाग, पूरा भाग ही क्या होगा, उस कोष्ठिका में निहित रहेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आज हमने इस चैप्टर के जो हमारे पास कोष्ठिकाएं होती थी, यानी कि जो यूनिट सेल्स होते थे, किसी भी जो हमने अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल बताए थे उसमें किसी भी यूनिट सेल में अवयवी कण कितने निहित होते हैं इस पर हमने चर्चा करी। और काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे बाद में आपको एक एक नंबर के प्रश्न इस टॉपिक में से काफी आपको बोर्ड परीक्षा में दिखाई देंगे। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। यदि कहीं पर कोई आपके डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।